हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक जी के। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ 4 प्रश्न हैं, उनको अध्ययन कर लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। आइए इनको देखते हैं। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो आने वाले हैं जो हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, इन सबसे मिलकर संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। और बात करें हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति कौन होता है। कार्यपालिका का वैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे कि देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये तो हर कोई जानता है, किंतु इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। 1950 से 1962 तक। ठीक है। अब हम बात करेंगे मोस्ट प्रश्न की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत के ऐसे कौन से न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहीं। वो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है। अब बात करते हैं हम संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। वैसे तो भाग 5 के अंतर्गत 52 से 151 अनुच्छेद आते हैं, किंतु हम कुछ अनुच्छेद जो कि महत्वपूर्ण हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइड विषय दिए हुए हैं और एक साइड अनुच्छेद क्रमांक। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद हम देखते हैं कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियाँ हैं वो किसके अंतर्गत निहित होती हैं। राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती हैं। इसका उल्लेख है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। सेकंड प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो वो होता है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है जो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यह निर्वाचन होता है और यह अनुच्छेद 55 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के कार्यकाल का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उसका संबंध जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 56 से 57। अनुच्छेद 56 से 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल आता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता, कि भाई राष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए। देश का मूल नागरिक होना चाहिए और किसी भी पहले लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ होना चाहिए। ठीक है ना। और उसकी उम्र आदि से संबंधित जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। पद एवं गोपनीयता की शर्तें हैं जो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है। एक प्रश्न तो ये हो गया कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शर्त जो है मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसे पद एवं गोपनीयता की शर्त दिलाता है। तो यह है अनुच्छेद 59 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है ना वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। ये कई बार प्रश्न आ चुका है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की शर्त आती है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाअभियोग, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया वर्णित है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रपति के
पद छोड़ने से पूर्व नए राष्ट्रपति का निर्वाचन आवश्यक है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो अनुच्छेद 62 एक या कह लो के अंतर्गत जो नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए राष्ट्रपति के पद छोड़ने से पूर्व, यह वर्णित है अनुच्छेद 62 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि देश का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। इसकी बात कहाँ पे है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के साथ साथ एक उपराष्ट्रपति पद भी होगा, उपराष्ट्रपति 63 के अंतर्गत। ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया 62 एक, उपराष्ट्रपति होगा 63 के अनुसार। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति की हम बात करते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। इस बात का जो वर्णन है या इस बात के संदर्भ है जो अनुच्छेद 65 एक के तहत कहा गया है कि प्रत्येक देश के राष्ट्रपति हैं जो यदि हट जाएं या किसी कारणवश बीमार हो जाएं या कोई अन्य कारण से, तो उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति की भूमिका में रहेगा और समस्त वेतन लाभ भत्तों का ये उपयोग कर सकेगा। ये अनुच्छेद 65 के अंतर्गत वर्णित है। अब बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति होंगे। मान लीजिए उपराष्ट्रपति से कोई उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य से संबंधित कोई हो जाए घटना, तो उसके समय हमें क्या करेंगे कि मुख्य न्यायाधीश ही उपराष्ट्रपति के भांति कार्य करेगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? यह अनुच्छेद 65(2) के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है वो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के वर्णित है? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की क्षमादान की शक्ति वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी भी सजा पे माफ़ी दे सकता है, ये राष्ट्रपति की है। इसी प्रकार की शक्ति राज्यपाल को है, किंतु राज्यपाल को मृत्युदंड से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। मृत्युदंड को भी क्षमादान करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है और जो 72 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। संघीय कार्यपालिका जो शक्ति हैं उनका विस्तार है, उसके बारे में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? जो अनुच्छेद है ये है 73। ठीक है। और बात कर लेते हैं कि संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है 73 के अंतर्गत है। अब बात करते हैं हम कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। भाई इसका उल्लेख कहाँ पे है जो हमें देखना है? ठीक है, किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होगा, उसके लिए 74, यह भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री होगा, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? यह है 74 अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रक्रिया वर्णित है। अब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? ये हमें बताना है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है, आइए हम देखते हैं। यह होता है 75(1) के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके अनुसार की जाती है? 75(1) के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रपति जो है मंत्रीगणों को प्रसाद पर्यंत उनका कार्यकाल बढ़ा सकता है, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? आप ध्यान रखिएगा, जो 75, 1, 2, 3 हैं, जो क्या है, ये प्रधानमंत्री और मंत्रीगण और
लोकसभा राज्यसभा से संबंधित ही होते हैं और इनके कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ये हमने देखा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्रीगण का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, किसके अनुसार? 72 के अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अर्थात एक कैबिनेट मंत्री के इस्तीफा देने पर समस्त लोकसभा के अंतर्गत जो भी मंत्री हैं वो सभी अपात्र घोषित हो जाते हैं और उन्हें भी मतलब हटना पड़ता है। ये है इसका 75 के अंतर्गत उल्लेख है, 75(3) के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुनः देखिए, सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस बात का वर्णन है? तो 75(3) के अंतर्गत इस बात का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पीएम मंत्री हेतु 6 माह में सदस्यता अनिवार्य है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? 6 माह के अंतर्गत सदस्यता अनिवार्य। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम घोषित कर दिया जाए, बहुमत दल का नेता हो जाए और वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो, तो उसके संबंध में अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत ऐसा वर्णन है कि उसे 6 माह के अंतर्गत लोकसभा की सदस्यता अनिवार्य हो जाती है। ठीक है, तो यह 75(5) के अंतर्गत है। पीएम और मंत्री का ध्यान रखिए कि ऐसे संबंध में जब भी बात आई 75(1), 2, 3 का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जिसे ATJGB कहा जाता है। ठीक है, इसका पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो अनुच्छेद है 76 अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी पद आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, जिस प्रकार भारत का महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य में भी राज्य का अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट होता है, जो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, 165 के अंतर्गत बनाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक नेक्स्ट प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सभी कार्य, जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं वे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। जिस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत आता है। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 77 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वह है 78। इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं। अब बात करते हैं संघीय व्यवस्थापिका की। संघीय व्यवस्थापिका की, ठीक है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा ये समस्त आते हैं।
इसके बारे में हम बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो संघीय व्यवस्था का जो उल्लेख है वो 79 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जो कितने मनोनीत सदस्य होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के अंतर्गत मनोनीत होते हैं। और यह किन किन क्षेत्र से संबंधित होते हैं? ये विज्ञान और अपने अपने क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अर्थात अपने क्षेत्र के विद्वान होते हैं। जैसे कोई विज्ञान का हो गया, कोई खेल का हो गया, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं जिनको राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनकी संख्या 12 होती है जो कि वर्णित है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत इसका वर्णन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि लोकसभा के अंतर्गत सदस्य संख्या, ठीक है, और राष्ट्रपति द्वारा आंगुल समुदाय के जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या का उल्लेख तथा लोकसभा की सदस्य संख्या का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वो अनुच्छेद है 81 अनुच्छेद के अंतर्गत यह आता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या जो अधिकतम है 552 हो सकती है। ठीक है, और आंग्ल समुदाय के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे। प्रत्येक सदन में एक वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य और 2 क्रमिक बैठकों में 6 माह या अधिक का अंतर न हो, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यह आता है संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। ठीक है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्येक सदन में एक वर्ष में 2 बैठकें अनिवार्य होती हैं और 2 क्रमिक बैठकों में लगभग 6 माह या अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 85 के अंतर्गत उल्लेखित है। आइए और बात हम करते हैं। हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की थी। अटॉर्नी जनरल का जो पद है भारत का महान्यायवादी, जो हमने देखा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी होता है और स्टेट का न्यायवादी 165 के अनुसार, कौन से स्टेट का? राजस्थान का, और भी विभिन्न स्टेटों तक का जो है 165 के अनुसार होता है। और बात करते हैं हम अब उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए ये प्रश्न है कि एटीजी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्हें सदन में बोलने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? सदन में बोलने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को कौन सा अनुच्छेद देता है, इसकी हम बात करते हैं। यह है अनुच्छेद 88 अर्थात अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो सदन में बोल सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में, उच्च सदन या निम्न सदन में, किंतु उसमें वोट देने का इन्हें अधिकार नहीं है। आगे हम बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रपति जो हैं को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वह अध्यादेश 6 सप्ताह तक जारी रहता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति है जो 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका वर्णन है अनुच्छेद 123 अर्थात 123 के अंतर्गत इस बात का वर्णन है। ठीक है, तो कैसे लगे ये प्रश्न हमें कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।